हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने देखो एस्टेट डिजिटल साइंस का तो ऑलमोस्ट जो सारा सिलेबस है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो ही गया हमारे चैनल पे। अगर आप उतना भी करते हो तो कुछ यूनिट रहती हैं वो भी हो जाएंगी। तो अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को करते हो तो आप 30+ मार्क्स है वहां से अपने एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि फिर वहां पे बायो तो मैंने करवाई नहीं हुई। तो आज वाली वीडियो रहेगी हमारी स्पेसिफिकली पीजीटी केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, कि पीजीटी केमिस्ट्री आपको चाहे कहीं पर भी यूज हो। एस्टेट में तो देखो होएगी होएगी, और अगर आपको कहीं पे भी पीजीटी केमिस्ट्री यूज होएगी ना, तो आप आज वाली क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बेनिफिशियल इन दी वे क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी 11th-12th में जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन बनेंगी, ठीक है, और जितने भी आपके रिएजेंट बनेंगे या जितने भी आपके टेस्ट बनेंगे, जैसे हमारे पास टेस्ट नहीं होते, बेयस टेस्ट हो गया, लुकास टेस्ट हो गया, जैसे हमारे पास टोलेंस रिएजेंट का क्या होता है, जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी टाइप ऑफ की नेमिंग रिएक्शन 11th-12th की आपकी बनेगी ना, वो सारी आज इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। तो क्या रहेगा आज का हमारा, पहले हम ये देखते हैं, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन को। अगर कुछ ट्रिक बनेगी तो वो सही है। देखो मैकेनिज्म तो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैकेनिज्म करवाने लगी ना मैं, तो फिर ये वाली वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी और इतना देखो टाइम नहीं मिल पाता। आप देख भी सकते हो चैनल को विजिट करके, 2-3 दिन में ही एक वीडियो आ पाती है, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं मिल पाता, और ठंड की वजह से दिन भी थोड़े से छोटे हो गए हैं और नेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो देखो मेरे भी कुछ प्रायोरिटी है अपनी स्टडीज को लेके, तो इसीलिए जितना मुझसे हो पाता मैं उतना करती हूँ। बाकी 2-3 दिन में ही एक वीडियो हो पाती है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले ये वाली वीडियो, देखो मैं ज्यादा तो नहीं बोलती लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक बार देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद जितने भी रिएजेंट यहाँ पे आपके मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके टेस्ट, जैसे हमारे पास कि कार्बोनिल के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये सारे जो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाली सीरीज भी है ना कुछ बच्चों के लिए मैंने चलाई हुई है, क्योंकि उनके कमेंट पॉजिटिव मिलते हैं। तो अगर ऐसे ही क्लासेज आपको चाहिए ना, तो देखो एक छोटा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ से इतनी ज्यादा अगर किसी को ये हो ना कि नहीं हमें क्या करना कमेंट करके, आप तो अपनी इनकम के लिए करते हो। तो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाली और मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे भी मुझे टाइम लगेगा ना कि क्या कुछ होता है यहाँ पे। इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपके कमेंट होते हैं वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं, कि सामने वाले को ये लगता है कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। और एक कमेंट में कितना ही टाइम लगेगा, तो वो आपकी इच्छा है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन पहले देखो मुझे एक वो था कि हाँ कंटिन्यूटी में वीडियो डालनी है, लेकिन अब धीरे धीरे ना वो हो रहा है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता नहीं, फिर कमेंट नहीं मिलते, मिलते हैं देखो कुछ बच्चों के मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन तो देखो सबको चाहिए होता है। मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। तो बस एक कमेंट में क्या ही लगता है आपका, कर दिया करो। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, नेम रिएक्शन। जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन मिलेंगी ना, 4-5 पेज है, देखो 9 स्लाइड में से 2 आगे स्लाइड होती है, एक पीछे की स्लाइड खाली होती है, तो इट मीन्स क्या कि आपकी 6 स्लाइड ही है। 6 स्लाइड में 11th-12th की जितनी भी नेम रिएक्शन होंगी, रिएजेंट होंगे, सारा कुछ मैंने लिख के रखा है। अब कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम आपने एक महीने में टेस्ट कैसे किया, तो वो देखो ना मैंने उस एक महीने में टाइम कितना दिया है। मैथ रीजनिंग मेरे देखो पहले से ही अच्छे हैं, क्योंकि मैथ मैंने ट्यूशन वगैरह पे पढ़ाया, तो 6 to 10 का मैथ मेरा ऑलमोस्ट ठीक ठीक है, मतलब अच्छा है। तो इतना हाई लेवल नहीं आता मैथ और रीजनिंग के लिए, आप पीवाईक्यू पे जा सकते हो तो इजीली आपका हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन में मैंने एक भी ऐसी चॉइस नहीं छोड़ी थी कि ना हो। टीजीटी साइंस में मैंने बायो को लीव किया था, लेकिन जो मेरा कॉमन पोर्शन ठीक था, तो इसीलिए मेरा केवल फिजिक्स और केम से निकल गया। तो अगर आपने 2 सब्जेक्ट पे ही पकड़ अच्छी हो ना, तब तब तीसरे वाला है ना तभी आपने छोड़ना है, अदरवाइज नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब आपका 2 पे अच्छी अच्छी खासी पकड़ होगी ना 2 पे, तभी आपने तीसरे वाले को छोड़ना है, अदरवाइज थर्ड वाला जो पेपर होगा इसको नहीं छोड़ना है। जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे पास, जैसे फिजिक्स वो हो गया, हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, ठीक है। और पीजीटी के लिए स्पेसिफिकली हमारी ये वाली वीडियो तो पीजीटी के लिए आप देख सकते हो, मैंने पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, पूरी यूनिट मीन्स देख लो आप। और ये वाले नोट्स तो मैंने बनाए हुए थे लेकिन मुझे मिले नहीं थे, कल ही मुझे ये नोट्स मिले हैं। जैसे ही मैंने अपने नेट की वाली जो कॉपी निकाली ना, तो वहां से मुझे ये नोट्स मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये करवाया जाए, इससे आपका एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा, और नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बातें आज बहुत हो गई, चलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी वुड्स रिएक्शन।
तो ये वाली जो रिएक्शन है आपकी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से मिलेगी, जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, तो उनकी। ये वाली 3 रिएक्शन इनको आपने एक साथ याद करना, तीनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रिएक्शन देके आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से वाली रिएक्शन है, तो अगर एक बार आपने पढ़ा होगा तो सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। 3 टाइप की रिएक्शन देखो, वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग, तीनों एक में हो जाएंगी। कैसे? वुड्स क्या होता है? वुड्स में क्या होगा, जब हमारे पास जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा ना, वो इवन नंबर हो, मीन्स क्या कि वहां पे हमें क्या होगा, वहां पे सिमेट्रिकल हैलाइड मिलेगा, सिमेट्रिकल हैलाइड मिलेगा। क्या हो गया यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल हैलाइड मिलेगा। सिमेट्रिकल हैलाइड में भी हमें क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल हैलाइड में भी हमें यहाँ पे सिंपल मिलेगा, मीन्स एरोमेटिक नहीं मिलेगा। सिंपल आपको जो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, एल्केन टाइप में मिलेगा। ठीक है, एल्केन टाइप में मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा, और वहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगी वो इवन होंगी। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, और फिटिंग में क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा, और वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक एल्काइल हो सकता है और एक एराइल हो सकता है। तो तीनों को आपने इनको याद रखना है। क्या वापस से रिवाइज करवाऊंगी मैं आपको, देखो। वुड्स में क्या होगा, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया RX और इसमें Na ऐड किया, 2 इक्विवेलेंट हमने Na के ऐड किए, तो यहाँ पे X आ रहा है, तो एक X और एक X यहाँ से चला गया, 2 NaX यहाँ से चला गया, और आपको मिला RR एल्केन। तो यहाँ पे जो कार्बन होंगे ना वो इवन मिलेंगी आपको, किसमें? वुड्स रिएक्शन में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या हमारे पास आगे हो गया, जैसे C3H8 हो गया, तो ये आपके पास सिंपल क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग में क्या होगा, देखो बाकी तो सारी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे फिटिंग में क्या होगा, ये जो R ग्रुप हमने लिया है ना फिटिंग में, ये जो R ग्रुप हमने लिया है वो क्या होगा, एक एराइल ग्रुप होगा। एराइल मीन जैसे हमने यहाँ पे फिनाइल ले लिया, जैसे हमारे पास ये बेंजीन हो गई कि वहां पे डबल बॉन्ड होंगी, तो एराइल एक रिंग बनी हुई होगी। तो यहाँ पे फिटिंग में क्या होगा, ये जो आर है आपके पास एक एराइल ग्रुप रहा होगा, दोनों ही जो आर है वो एराइल ग्रुप रहे होंगे। सेम यहाँ पे यही चीज हुई है, Na2Cl है और इन यहाँ से 2NaCl तो निकल गया, और यहाँ पे आपको मिला डाइफिनाइल, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एराइल हो गया। ठीक है, अब वुड्स फिटिंग में क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, वुड्स प्लस फिटिंग, कि एक एल्काइल हो सकता है हमारे पास, एक एराइल होगा। तो एक हमने ले लिया एल्काइल, तो CH3Cl हो गया, एक हमने ले लिया एराइल हैलाइड, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया। तो यहाँ से आपके 2 इक्विवेलेंट Na के लिए, तो यहाँ से 2NaCl तो चला गया, तो ये इस पे ये CH3 और ये जुड़ गया, तो यहाँ से देखो हमारे पास ये हमें क्या मिल गया, टोल्यून मिल गया। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है तो उसको आप टोल्यून बोलते हो। तो 3 रिएक्शन मेरे ख्याल में आपको याद हो गई होंगी, तो वापस से रिवाइज करवाती हूँ। देखो, वुड्स में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा और सिमेट्रिकल मिलेगा। ऐसे फिटिंग में क्या होगा, सिमेट्रिकल हमें यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन एल्काइल नहीं होगा, यहाँ पे एराइल हैलाइड होगा। वुड फिटिंग दोनों से कंबाइन करके हो गई, तो एक हमें एल्काइल हैलाइड लेना और एक हमें एराइल हैलाइड लेना, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कंपाउंड है वो मिल जाएगा। तो 3 हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो हमने मोस्ट ऑफ केसेस में क्या लिया है, सोडियम लिया है ना, तो जब हम सोडियम की बजाय यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे जो हमने जो हैलाइड लिया वो एराइल हैलाइड लेते हैं, तो इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। वैसे तो ये उल्मान नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन आता है फिटिंग से, वुड्स फिटिंग से और फिटिंग से, वुड से फिटिंग और वुड फिटिंग से, लेकिन फिर भी उल्मान को याद रखना। उल्फ ये नहीं बोलते, जैसे हमने किसी भी रिएक्शन का नाम देना तो उर्फ बोलते हैं, तो ऐसे याद रखते, तो यू से उल्मान, एफ से फिटिंग, तो उर्फ, यू से उल्मान और एफ से फिटिंग। तो यू में, इसमें फिटिंग में भी हमें एराइल लेना होता है, उल्मान में भी हमें एराइल लेना होता है। फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम Na लेते हैं, यहाँ पे हम Cu लेते हैं। तो यही चीज बस आपने ध्यान रखनी है कि इसमें फिटिंग में और वुड फिटिंग में हम क्या लेते हैं, Na लेते हैं, और उल्मान में यहाँ पे हम कॉपर लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो हैलाइड हमें चाहिए, जो कंपाउंड हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप अपने ध्यान रखना है। ठीक है, 4 रिएक्शन हमारी हो चुकी है। उसके बाद क्या है, फ्रिकलैंड रिएजेंट। तो फ्रिकलेंट रिएजेंट में भी सेम काम होता है, बस देखो इनका नाम है ना, किसके बेसिस पे डिफरेंस है। वहां पे हमने Na लिया था, तो वहां पे हमें जो कंपाउंड मिल रहा था ना, एल्काइल एराइल, उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे वो चीजें अलग थी। यहाँ पे जो हम रिएजेंट ले रहे हैं उसके बिहाफ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप जिंक लोगे ना, तो उस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रिकलैंड रिएजेंट बोलते हैं, फ्रिकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल भी मिल सकती है और अनसिमेट्रिकल भी मिल सकती है। लेकिन देखो, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि 2 एल्काइल ग्रुप कंबाइन होंगे, तो
दो एल्काइल ग्रुप कंबाइन होंगे तो इसका मतलब ये है कि सिंपल मीथेन तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो सिंपल मीथेन नहीं मिलेगा, दो एल्काइल ग्रुप मिलेंगे तो इथेन मिल सकता है आपको यहाँ से, प्रोपेन मिल सकता है, लेकिन सिंपल एल्केन नहीं मिलेगा। तो सिंपल मीथेन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, तो क्या मिल सकता है, इथेन मिल सकता है या तो प्रोपेन मिल सकता है। इससे सिंपल मीथेन से आगे के कोई भी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो CH4 है वो यहाँ से इस वाले मेथड से आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के जो एल्केन है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो फ्रिक्लैड रिएजेंट में क्या होगा, यहाँ पे जिंक यूज होगा, गिलमैन में यहाँ पे क्या यूज होगा, कॉपर यूज होगा, और ग्रिग्नार्ड में यहाँ पे RMGX यूज होगा। तो इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है। क्या बताए, इनका फॉर्मूला पूछ ले। फ्रिक्लैड रिएजेंट R2ZN, गिलमैन R2CuLi, ग्रिग्नार्ड RMGX। तो यहाँ से ये वाली चीज हमारी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, तो कोरे हाउस सिंथेसिस में भी सेम आपको यहाँ पे एल्काइल मिलने वाला है, सिंपल एल्केन मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि आपको यहाँ से पे जो रिएजेंट कोरे हाउस में यूज होता है वो क्या होता है, हमारे पास गिलमैन रिएजेंट यूज होता है, R2CuLi यूज होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान में रख, देखो इनमें डिफरेंस बस रिएजेंट के बेस पे आता है, या तो जो हम पहले जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उनके बेस पे आता है रिएक्शंस में। बाकी जो काम इनका सारा अभी तक सारी रिएक्शंस का वो एक ही चल रहा है हमारे पास। उसके बाद देखो स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास एक्सचेंज होता है, किसका, हैलाइड आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन था, हमने ये वाला रिएजेंट डाला है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, फ्लोराइड मिल गया। तो कैसे याद रखो, देखो स्वार्ट्स, स्वार्ट्स से मिलता जुलता क्या है, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपने ये याद देखो, ये तो चीजें रिलेट करने की होती हैं कि अगर आप ये वाला पढ़ोगे ना तो इससे आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स में यहाँ से जैसे ही आपको स्वार्ट्स याद आएगा तो स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में क्या होगा, फुटबॉल। तो फुटबॉल में F क्या होता है, फ्लोरीन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन हमें मिलेगा क्या, यहाँ से फ्लोरीन मिलेगा। तो बस ये वाली ध्यान रखनी है आपने। स्वार्ट्स में क्या होता है, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन होती है, ये वाली बात सही है। तो स्वार्ट्स में किसका एक्सचेंज होता है, फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, मीन्स फ्लोरीन हमें मिलता है, एक्सचेंज हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। उसके बाद फिंकल, तो फिंकल का कैसे याद रखोगे, देखो फी मतलब किस चीज पे ज्यादा बर्डन आ रहा है, यहाँ पे फिंकल, तो आई पे आ रहा है ना, तो आई से क्या याद रख लोगे आप, आयोडीन। तो ये तो याद करने की चीज होती है, जितना बार बार आप इनको पढ़ोगे उतनी याद होगी। तो ये तो मैं अपने वे से आपको बता रही हूँ। तो फिंकल, तो आई पे ज्यादा वो हो रहा है ना, तो यहाँ पे ClBr होंगे और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई वाला मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये यहाँ पे आपको पीपीटी मिलेंगे NaCl के, तो ये रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलती जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है डार्जो प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी एक अल्कोहल लेते हैं और SOCl2 से जब उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो OH एक्सचेंज होके वहां पे Cl लग जाता है, साथ में SO2 गैस निकल जाती है और HCl निकल जाती है। तो इसीलिए इसका जो ये बोलते हैं ना कि ये वाली रिएक्शन क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ से गैस है वो निकल जाएगी और जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डार्जो में क्या याद रखना आपने कि एल्कोहलिक जो ग्रुप होगा ना आपका वो किससे चेंज हो जाएगा, Cl से चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखने हैं आपने। सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, डार्जो प्रोसेस हो जाएगा एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। उसके बाद 10th रिएक्शन देखो क्या है, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन, इसका नाम आप भूल जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इसका ध्यान रखना कि जब भी आपको H2 निकल मिलेगा ना तो इस वाली रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजिनेशन बोलते हो। हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे H2 निकल डाला है ना, तो जो आपकी एल्कीन है उसका जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, तो वो एल्केन में चेंज हो जाती है। ये तो देखो डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी दिया होता तो क्या होता, पहले एक बॉन्ड टूटता, H लग जाता तो 2 H हो गए, फिर एक बॉन्ड और टूटता, H लग जाता तो CH3 हो जाता। ठीक है, तो अगर दो बॉन्ड होते तो भी आपको सिंपल एल्केन में बदलेगा और एल्काइन होती तो भी आपको सिंगल एल्केन में मिलेगा। इसका इस वाले जो ये एरो पे लिखा ना इसका ध्यान रखना है कि जब भी H2 आपको निकल के साथ मिलेगा तो वहां पे एल्कीन होगी या एल्काइन होगी, वो सिंपल एल्केन में आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये वाले भी ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम इसका आपने याद रखना है, सोडा देख, सोडा मीन्स सोडियम और लाइम मीन्स लाइम वाटर, हमने पढ़ा होता है ना, जैसे हमने पढ़ा होता लाइम,
जैसे क्विक स्लेटेड लाइम होता है, CaOH ट्वाइस वाला होता है, और एक क्विक लाइम होता है CO वाला। हाँ, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो देखो सोडा मीन्स सोडियम, तो आप क्या याद रखोगे, ये दो चीजों से मिलके बना ना, तो सोडियम का जो सबसे फेमस कंपाउंड वो हमारे पास NaOH होता है, ठीक है भाई। उसके बाद लाइम क्या है, CaO, क्विक लाइम से आप याद रख सकते हो। तो इनका जो रेशियो रहता है 3:1। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज याद रखनी है कि सोडा, जब भी आपको NaOH और CO एक साथ मिलेंगे तो उसको आप क्या बोलते हो, सोडा लाइम बोलते हो। और सोडा लाइम में क्या क्या होते हैं, NaOH CO होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि इसका काम क्या रहता है। ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि CO2 गैस है उसको इवोल्व करवाता है, उसको बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है। तो ये वाला काम आपने इसका याद रखना है। बाकी इसका एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो देखो ये फट भी गए हैं ना, अभी मिल रहे हैं बस मुझे ये। देखो बेंजोइक एसिड है, अगर मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया है तो होता क्या है यहाँ पे, जब अगर हमने NaOH और CO डाल दिया तो आपने याद रखना है यहाँ से क्या होगा, ऐसे आपको रिएक्शन दी मिलेगी। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद आएगा टाइम पे, तभी चीजें काम आएंगी। तो यहाँ से आपके पास जो CO2 गैस है वो निकल जाएगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। ये एक तो ये वाला स्टेप है हमारे पास। एक क्या है, अगर यही चीज आपको सिंपल दे दे कि ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, अगर ये आपको NaOH दे दे, NaOH CO, तो सबसे पहला काम हमारा CO2 निकालना है। हमें नहीं पता, हमें तो CO2 निकालना, तो हमने यहाँ से CO2 को भगाया तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई, फिनोल। ऐसे ही रिएक्शन आती है, फिर आपने जिंक डस्ट मिला दिया, तो जिंक डस्ट में क्या होता है, ये OH यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल बेंजीन है वो आपको मिल जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। देखो क्या है कि अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, उसमें से आप NaOH डालोगे तो आपको बेंजीन मिल गया। और अगर आपने ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है आपके पास, तो या तो 1 हाइड्रोक्सी ले लो आप। तो इस पे क्या है, अगर आप इसमें ये डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनोल, और फिनोल में जिंक डस्ट डालोगे तो आपको बेंजीन है वो मिल जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना है। तो देखो 10 रिएक्शन, 11 हो चुके हैं ना, एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको याद करवाती हूँ। ये सारी चीजें आप बार बार पढ़ोगे ना तो यहाँ तभी याद होगी। सबसे पहले हम वुडज से चले थे। वुडज में हमें मिलेगा एक एल्केन टाइप कंपाउंड मिलेगा, आपको एल्केन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर कार्बन होंगी, और जो ये R होगा ना वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड हम शुरू में लेके चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थी हमारे पास फिटिग। फिटिंग में क्या था, वहां पे भी मिलने तो हमें यही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आर था ना, वहाँ जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे वो एल्काइल हैलाइड दे रहे थे। यहाँ पे हम लेके चलेंगे एराइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद वुड हो गया, फिटिंग हो गया, इन दोनों से कंबाइन होके थर्ड रिएक्शन हमारे पास आई थी वुड फिटिंग। तो इसमें क्या था, इसमें एक हमारे पास एराइल था और एक हमारे पास एल्काइल था। तो ये आर डैश हो गया, तो मान लिया हमने ये CH3 है और ये हमारे पास एराइल वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाला मिलेगा आपको। उसके बाद 3 होगी ना। उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड थी फिटिंग से ही, उर्फ से हमने याद रखा था ना, तो फिटिंग से ही रिलेटेड कौन सी रिएक्शन है, उल्मान है। लेकिन उल्मान में डिफरेंस कहाँ था, इनमें हम सब में Na मेटल ले रहे थे, लेकिन उल्मान में आप कौन सी मेटल ले रहे थे, कॉपर मेटल ले रहे थे। तो 4 हो गई ना। उसके बाद रिएजेंट पे आ गए थे हम। देखो सबका काम था हमें एल्केन देना, लेकिन फ्रिकलैंड था, उसके बाद गिलमन, और उसके बाद ग्रिगनार्ड। इनके आपने सबके फॉर्मूले हैं वो याद रखने, बस ये याद रख लो भलाई। फ्रिकलैंड में जिंक होता है, गिलमान में कॉपर होता है, और इसमें ग्रिगनार्ड में मोस्टली केसेस में क्या होता है, MgX होता है। तीनों का ही काम क्या होता है, देखो आपने कभी भी है ना ये नहीं देखा होगा, जैसे इनका यूज क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, हमने देखा CH3 कार्बन पे ऑलमोस्ट सभी केसेस में हमने पॉजिटिव ही देखा होता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन एज हमारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। लेकिन जब भी कहीं पे भी हमें कार्बन पे नेगेटिव साइन चाहिए होता है तो हम इनका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो कार्बन होती है ना, वो पीरियोडिक टेबल की बाकी सारी मेटल्स की कंपैरिजन में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जब आप इसको कॉपर के से इसको कार्बन से कॉपर से जोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही कार्बन को Mg से जोड़ोगे तो इस पे तो पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो इन सबका काम क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाना इनका काम होता है। उसके बाद ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास 2 रिएक्शन आई थी एक्सचेंज की, कौन सी, स्पोर्ट्स और फिंकलस्टीन। स्पोर्ट्स देखो इतना याद आ रहा है मुझे, स्वार्ट्स। स्वार्ट्स में हमने स्पोर्ट्स से याद रखा था, और क्या किसका एक्सचेंज था यहाँ पे, फ्लोरीन का।
और फिंकलस्टीन में किस पे ज्यादा बर्डन आ रहा था, आई पे, तो आई से हमने याद रख लिया कि यहाँ पे एक्सचेंज होके क्या आएगा, आयोडीन आएगा, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद था डार्जो प्रोसेस की ROH था, वहां से आपको अगर SOCl2 मिलता है तो वहां से आपने RCl बनाना है, ठीक है। उसके बाद था सेबेटियर वाली रिएक्शन, लेकिन अगर सेबेटियर नहीं भी याद रखता तो आपने हाइड्रोजनेशन को याद रखना है कि हमारे पास एल्कीन होगी या एल्काइन होगी, सिंपल किस में चेंज करनी है, आपने एल्केन में चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट थी हमारे पास 11th सोडा लाइम वाली, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा और CO मिलेगा, किसी रेशो में मिलेगा, 3:1 में मिलेगा, और 3:1 में मिलेगा तो आपने वहां से क्या करना है, CO2 को निकालना है, बस आपने इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो पूरी वापस से रिवाइज करवा दिया, अगर एक दो बार आप या तो वीडियो देखोगे या तो खुद से इन चीजों को वापस से रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक पेज हमारा ये वाला हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रिडक्शन पे। देखो इतना तो हमने सबने सुना ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम बोल देते हैं ना। तो यहाँ से पार्ट में लेके चलेंगे हम। दो टाइप के रिडक्शन है ना, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे से करना। एक हमारे पास रहता है वोल्फ किशनर और एक रहता है क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखो कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने किया हो, देखो मैं तो कुछ भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे समझना, मैंने किसी को बताना नहीं है ना, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को याद रख सकते हो। देखो वोल्फ मैंने क्या होता है, भेड़िया है ना, तो जब भी हमारे पास रिडक्शन वो बेस की प्रेजेंस में हो, 20 से भेड़िया 20 से बेस, तो बेस अगर आपको दिखेगा ना और वहां से आपको रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपको वहां पे उस ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाई जाए। देखो जैसे यहाँ पे एक बार वोल्फ कर लेते हैं पहले, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को हटाया है और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को हटाया, हाइड्रोजन का एसिडन हुआ है, एडिशन हुआ है। तो वोल्फ में क्या याद रखना आपने, बेस होएगा, बेस आपने याद रखना। तो बेस जैसे यहाँ पे दिया गया ना NH2 NH2KOH, तो यहाँ पे बेस दिया गया है ना, तो बेस अगर वहां पे होएगा तो आपको मिलेगा वोल्फ किशनर रिडक्शन। उसके बाद इसका उल्टा क्लेमेंशन है, बस अगर आपको एरो पे एसिड मिला दिखेगा, एसिड लिखा दिखेगा, तो वहां पे हमारे पास जो रिडक्शन है वो हो जाएगा क्लेमेंशन। दोनों का काम एक ही है, एक बार के लिए तो दोनों का काम कॉमन है कि ये क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे और वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, लेकिन दोनों के चीज में एक एक एक्सेप्शन है। कैसे, अब है ना, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहां पे कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। बेस सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या है मैं बताती हूँ। ऐसे ही क्लेमेंशन में क्या होगा, वहां पे कोई भी यहाँ पे हमने क्या लिया है, एरो पे एसिड लिया है ना, तो कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इनका, देखो जैसे हमने क्या किया, हमने रिडक्शन बोलना था, यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल लिया और एरो पे हमने लिया है एसिड। तो इस वाले एग्जांपल पहला तो काम हमारा यही होता कि हम इसको रिडक्शन कर दे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो ये OH हो जाएगा ना, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो जाएगा। तो एसिड सेंसिटिव मीन्स क्या कि एसिड इस पे भी रिएक्शन करेगा, तो एसिड इस पे रिएक्शन करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो ये मत सोचना, इसको देख के अगर पहले आपने देख लिया कि अगर हमारे पास वहां पे रिडक्शन हुआ है, उसके बाद देखो एरो पे क्या है, अगर एरो पे बेस है तो वो वोल्फ किशनर होगा, अगर एरो पे एसिड है तो वो क्लेमेंशन रिडक्शन होगा। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि जहाँ पे भी हमें हमारा कार्बोनिल मींस ऑक्सीजन वाला ग्रुप मिलेगा उसको हटा के हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास ये देखो कि बेस है तो बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, और एसिड है तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एरो पे एसिड था तो इसमें कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो OH हो गया, तो ये OH इसको प्रोटोनेट करेगा, ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जो HCl न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा। देखो दो रिएक्शन हुई है, एक तो ये हटके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई है और एक यहाँ पे OH को हटके Cl हुआ है। ये तो कब था, एसिड सेंसिटिव ग्रुप था, लेकिन ऐसी ही चीज वोल्फ किशनर में अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप हो जाएगा तो भी होएगी सेम। कैसे, देखो यहाँ से बेस का काम क्या होता है, देखो ये तो इसका काम तो क्या है, इसको हटाओ, यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो देखो एक तो हम ये प्रोडक्ट बना देगी, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब इस यहाँ पे इस वाले ग्रुप को तो हम भूल गए, अब ये क्या करेगा, देखो Cl है, बेस का काम क्या होता है, अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है ना, तो बेस का काम होता है वहां से H+ निकालना, ठीक है। तो बेस है वो H+ निकालेगा, तो मैं आपको इस स्लाइड पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाला था हमारा,
और हमारे पास एरो पे क्या है, बेस है। तो अगर आपको पता है कि ये वाली चीज तो देखो रिडक्शन हो जाएगा, इसका तो हमने देख लिया, ठीक है। बात रहती है यहाँ पे क्या होगा साथ में, तो ये क्या होता है, बेस का काम होता है H+ निकालना। अब यहाँ पे भी 2 H है और यहाँ पे भी 2 H है, तो 2 कंडीशन यहाँ पे बनेंगी, एक A और एक B। हो सकता है कि बेस यहाँ वाले H+ को निकाल ले, तो अगर बेस ने यहाँ वाले H+ को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से H+ गया तो यहाँ पे बचा नेगेटिव साइन और ये Cl है। अगर बेस ने यहाँ वाले H+ को निकाल लिया, ये वाली चीज साथ में लगानी है, तो यहाँ से H+ को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब फिर से दो चीजें हो सकती है, क्या कि Cl तो देखो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये Cl जाएगा। ये आपको एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन होती है, लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे, अगर यहाँ से ये Cl गया जैसे ही, तो यहाँ पे जो हमें एल्कीन मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे हमें जो एल्कीन मिलेगी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो दो टाइप के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी आप ये देखना चाहते हो ना कि कौन सा इनमें से मेजर है, तो वो हम देखते हैं अल्फा एच पे। अब अल्फा एच कैसे, कि जैसे हमारी ये वाली एल्कीन है तो इसकी अल्फा पोजीशन है, ये वाली अल्फा है और ये वाली अल्फा है, ठीक है। और ये इस वाली एल्कीन की ये वाली अल्फा पोजीशन है और साथ में ये वाली अल्फा है। तो देखो जिसपे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 2 अल्फा एच यहाँ पे है, 2 अल्फा एच यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 4 अल्फा एच है। अगर यहाँ की बात करूँ तो दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ग्रुप लगा हुआ है ना साथ में, तो एक ही अल्फा एच मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो हमारी ये वाली जो एल्कीन है वो रहेगी मेजर एल्कीन और ये वाली रहेगी माइनर एल्कीन। तो पहली चीज आप क्या देखोगे, पहली चीज आप देखोगे कि कौन से वाला रिडक्शन है। वहां पे एरो पे बेस लिखा हुआ है, या तो पहले आप देखो कि रिडक्शन हमें करना है, फिर देखो एरो पे बेस लिखा हुआ है तो वोल्फ किशनर, और एरो पे एसिड लिखा हुआ है तो क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हम ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन तो लगा देंगे, वो वाली बात तो सही है। लेकिन देखो कि अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर हमने वोल्फ लिया है, तो हमने पता चला वोल्फ मींस भेड़िया बेसिक मीडियम में होएगा, तो अगर वहां पे बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो उस पर भी रिएक्शन होगी। ऐसे ही क्लेमेंशन में एसिड होता है, तो एसिड अगर सेंसिटिव कोई ग्रुप है तो उस पर भी रिएक्शन होगी। तो बस ये वाली चीज यहाँ पे देखो सारा कुछ बता रखा है इसमें। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं तो वो वाली ये वाली चीज उसमें नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये मिले नहीं थे, अब मिले हैं तो मैंने इसलिए आपको करवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे दिखाई, देखो ये OH है, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिखाया कि सिंपल इसके रिडक्शन से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो एक एल्कीन आपको यहाँ मिली, एक यहाँ पे, ये मैंने बता दिया कि कैसे मिली है। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि डबल बॉन्ड है तो भी सिंगल में कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिंगल में कन्वर्ट होगा। तो बस आपने रिएजेंट याद रखने, क्या पता देखो पूछ ले, ऐसा कुछ पूछा तो नहीं है इन वाले रिएजेंट से, लेकिन फिर भी याद रखना। देखो सबसे रोजनमंड होगा तो वहां पे H2PD तो होगा, साथ में BSO4 होगा। बस आपने इतना अंदाजा रखना कि H2PD जहाँ पे दिखा वहीं पे आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे। उसके बाद क्या है, H2PD BSO4 दिखा तो आप क्या मिलाओगे, रोजनमंड रिडक्शन करवाओगे। उसके बाद देखो एल्कीन आपको है, उसके बाद एल्कीन पे भी दो केस होते हैं, एक तो देखो लिंडलर्ड कैटलिस्ट होता है, एक बिर्च होता है। तो लिंडलर्ड में क्या होता है, H2PD के साथ आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, और बिर्च में आपको Na इन लिक्विड एमोनिया देखने का मिलेगा। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, देखो दोनों को करना तो रिडक्शन ही है। जैसे मैंने ली हमारे पास, ये ले लिया, तो ये मैंने ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमें पता तो चल गया कि यहाँ से क्या होगा, क्या किया मैंने, इसको एल्काइन बनाओ तभी तो हमें एल्कीन मिलेगी ना, उससे ही पता चलेगा। इसको मिटाओ एक बार, पूरा ही मिटा लेते हैं। तो ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है।
तो अब आपके पास देखो दो चॉइसेस है कि आपको एल्कीन तो मिलेगी यहाँ से। एक तो चॉइस है कि आप यहाँ से ये वाली एल्कीन है वो बनाओ कि दोनों एच हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो। एक आपके पास चॉइस ये है, हमें पता कि हाइड्रोजन तो देखो ऐड होएगा इसमें, एक बॉन्ड यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन है वो ऐड होगा, ये वाली चीज तो हमें पता चल गई। लेकिन वो एक दूसरे के एंटी भी हो सकता है और एक दूसरे के वो पास में भी हो सकता है। तो ये वाली चीज किसके बिहाफ पे हम बताते हैं, वो बताते हैं कि रिएजेंट हमने कौन सा यूज किया। अगर यहाँ पे आप लिंडलर्ड कैटालिस्ट यूज करोगे तो आपको मिलेगी सिस एल्किन, तो इस पे मत लिखो लिंडलर्ड लिखो, इस पे सिस कैसे कि दोनों एच है वो एक साइड है, दोनों मिथाइल ग्रुप है वो एक साइड है। लेकिन इस वाले केस में देखो एच एच अपोजिट है, मिथाइल मिथाइल अपोजिट है, इट मीन्स क्या, ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है। तो ट्रांस किसके केस में मिलेगी आपको, बिर्च रिडक्शन के केस में ट्रांस है वो मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये वाली सारी चीज बताई हुई है आपको कि इसमें तो क्या है, इसमें भी रिडक्शन हुआ है, इसमें भी आपको इन दो, इसमें सिस एल्कीन आपको मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही जो ये वाला कैटालिस्ट है इसमें भी आपको सिस एल्कीन मिलेगी। लेकिन इसके केस में जब आपने Na इन लिक्विड एमोनिया लिया है तो उसके केस में जब बिर्च रिडक्शन होगा तो आपको ट्रांस एल्कीन है वो मिलेगी। और H2 अगर निकिल है, देखो यहाँ पे तो पैलेडियम है, अगर H2 निकिल है ना तो वो एल्कीन में नहीं रहेगा, फिर वो सिंपल पूरा ही चेंज हो जाएगा एल्कीन में। तो ये वाली चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन का काम क्या होता है, वो क्या करेगा, देखो कैसे याद रख सकते हो आप, रोज रोज में से स्मेल आती है, स्मेल हरियाणवी में स्मेल को बोलते हैं मीन्स, अगर कोई गंदी वाली स्मेल हो तो बांस। तो कैसे याद रखोगे, रोज बास, बास में BaSO4। तो अगर आपको H2PD के साथ BaSO4 दिखे तो समझ जाना रोजनमंड रिएक्शन है। काम इसका बस इतना है कि ये Cl को यहाँ से हटाएगा, ये क्या करेगा, एसिड क्लोराइड लेगा, एसिड क्लोराइड यहाँ पे इन्होंने लिया है और ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो हाँ ये रहा, देखो जैसे अगर हम सिंपल रिडक्शन करवाएंगे, अगर H2PD के साथ इसका रिडक्शन करवाते हैं तो वो अल्कोहल में चेंज होता है। लेकिन जब हमने इसकी जगह पे हमारे ये वाला रिएजेंट H2PD के साथ BaSO4 जोड़ दिया ना, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा किसका काम, रोजनमंड रिडक्शन का काम होता है। क्या, अगर हम सिंपल एसिड क्लोराइड के साथ H2PD लेंगे तो वहां पे आपको अल्कोहल मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही अगर आप BaSO4 और जोड़ लोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ऐसे ही खेलते हैं हमारे साथ, अगर रिएजेंट आपको नहीं पता तो आप सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें बेंजोइल क्लोराइड दिया गया है, हमें तो बस क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से मतलब है, चाहे बेंजोइल हो चाहे सिंपल हो। H2PD BaSO4 मिल गया तो हमें बताइए एल्डिहाइड में चेंज होगा, तो Cl को हटाया हमने H लगाया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जिंक मिल गया कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब अगर आपको ये पता है तो देखो हम अभी पढ़े पढ़ के आए हैं, क्या हो जाएगा, क्लेमेंसिन रिडक्शन, कि जिंक और HCl है, जिंक क्या होता है, रिडक्शन करेगा, जिंक और HCl साथ में है तो ये ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है वो लग जाएंगे। तो देख लो यही मिला है आपको। तो अगर सारी चीजें कंबाइन करके आपको अप्लाई करनी आती है तो सही है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो हो गया हमारे पास क्या है, सिंपल एक बार फिर बताती हूँ कि अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है उसको सिंपल H2PD में लिखेंगे तो वो अल्कोहल में पूरा ही चेंज हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर BaSO4 जोड़ दिया ना तो एसिड क्लोराइड है वो आपका एल्डिहाइड में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन हो गया, क्लेमेंशिन एसिड है तो क्लेमेंशिन रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन यहाँ पे लग गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन के केस में आपने ध्यान रखना, अगर अल्कोहल है, अल्कोहल का हम रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, तीन टाइप की अल्कोहल होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि जिस भी कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है ना, वो कार्बन आगे एक ही कार्बन के साथ जुड़ी हो, ठीक है, बाकी सारे इसमें H हो। उसके बाद सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आगे दो कार्बन के साथ जुड़ी हो। टर्सरी का मतलब क्या है कि जिस भी कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है वो आगे तीन कार्बन से, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा, यहाँ से आप ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करो तीनों का, एक मिनट, आज पेन में पता नहीं किधर क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। पहले एल्डिहाइड किसमें, जैसे हमने ये ले लिया R और C डबल बॉन्ड हो H, और फिर से अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एसिड। तो ये वाली कंडीशंस आपने याद रखनी है। और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा
कीटोन, लेकिन कीटोन आगे ऑक्सीडाइज है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टर्सरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी कार्बन की वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, तो आगे क्या ही ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से देखो, हम डबल बॉन्ड वो नहीं बना सकते ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 5 नहीं बनेगी। तो कैसे ध्यान रखोगे, प्राइमरी अल्कोहल है, सबसे पहले एल्डिहाइड में बदलेगी, देन एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में जाएगी, और कीटोन का आगे है वो नहीं होता ऑक्सीडेशन। टर्सरी अल्कोहल है वो पहले ही ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो ये वाली कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है। तो देखो यही चीज बताई गई है कि प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड में चेंज होगी, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन, और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसके बाद टर्सरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कई तो इनमें भी विचल जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिडक्शन एजेंट। एजेंट क्या होता है, एजेंट है ना बीमा करते हैं, वो खुद का बीमा नहीं करते, दूसरों का करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेंगे, देखो ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद का क्या होगा, उनका रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे तो खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं, जैसे ये आपके CrO3 एसीटोन पीसीसी होगा ये सारे। और ऐसे स्ट्रॉन्ग KMnO4 दिख गया, K2Cr2O7 दिख गया, ये वाला रिएजेंट दिख गया, तो समझ जाओ कि ये वाले बहुत सारे, बहुत वो नहीं होते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मिल्ड का मतलब क्या है कि वो, जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया तो वो एल्डिहाइड तक भी छोड़ देंगे उसको, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया तो एसिड में बदल के ही छोड़ देगा फिर। तो यही चीज आपने ध्यान रखना। पीसीसी हमने डाला, यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, अल्कोहल में बदल गया, ये एल्डिहाइड में, सॉरी। अभी देख के आए ना कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है। तो अगर बेस्ट मेथड पूछा जाए तो आपने याद रखना है पीसीसी वाला, इसमें यील्ड ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे देखो कॉपर भी क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको दी गई है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसका अगर आपने आपने ऑक्सीडेशन किया है तो इसको आपने एल्डिहाइड में बदलना है। ये ऐसे ही लिखा है, देखो छोटी छोटी मिस्टेक तो हो जाती है। तो यहाँ पे किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। उसके बाद सेकेंडरी आपको लिया है तो यहाँ पे किस में चेंज हो गया, कीटोन में। उसके बाद टर्सरी लिया है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था ना हमने कि यहाँ पे क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने ले लिया ये OH, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। कैसे, H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, और आपको एक एल्कीन है वो मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे CH2 और CH3। ठीक है। अब एल्कीन मिलने की भी दो पॉसिबिलिटी होती हैं आपके पास, कि दो टाइप से अगर आपको एल्कीन मिलने की पॉसिबिलिटी है तो वहां से आपको एल्कीन मिलेगी जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो कैसे, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये भी बताती हूँ। जैसे मैं आपको एक बार OH CH और वन, इस कार्बन की कितनी हो गई, 1 2 3 CH2, ठीक है। अब देखो यहां से H इसके पास भी है और H इसके पास भी है, अल्फा H जाना है, जैसे ये वाला अल्फा हो गया ना, ये ध्यान रखना। OH तो जाएगा ही, देखो H यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो अगर ऊपर वाले से H गया तो यहाँ पे आपको मिलेगा C और CH3, और साथ में ये नीचे वाला CH3। हाँ 1 2 3 4, हाँ अगर नीचे वाले से गया, इस वाले से H गया तो फिर आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे तो ऐसे नहीं लगेगा, नीचे आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगी यहाँ से, कि यहाँ पे आपको ये वाली जो एल्कीन है ना, ये वाली जो एल्कीन आपको मिली है, इसमें क्या है, इस एल्कीन के ऊपर देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पे ये वाली जो एल्कीन है, यहाँ से इसके पास क्या है कि दो तो हाइड्रोजन है। इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप है, इस वाली एल्कीन के पास 1 2 3 तीन एल्काइल ग्रुप है, और इस वाली एल्कीन के पास एक दो, हमारे पास एल्काइल ग्रुप है दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऐसे आपने देखना कि ये वाली जो एल्कीन है इसके पे 3 हाइड्रोजन है, और ये वाली हमारी है 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे जो हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी जो ऊपर वाली ये वाली जो एल्कीन है वो क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो कॉपर की प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। उसके बाद MnO2 क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्राइमरी को क्या करेगा, एल्डिहाइड तक ही छोड़ देगा, सेकेंडरी को कीटोन में बदल देगा। लेकिन MnO2 की कंडीशन क्या होती है, देखो MnO2 सेलेक्टिवली किसके लिए होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक। एलाइलिक मीन्स क्या, एक ऐसे जैसे यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन मीन्स जो ऑक्सीजन है वो क्या हो, नहीं, ये तो देखो हमारे पास विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। एलाइलिक का मतलब होता है कि इस वाली कार्बन से नेक्स्ट, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो देखो जब हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे जुड़ा हो, जैसे डबल बॉन्ड की कार्बन तो ये है और इससे नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ जुड़ा, तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। और जब हमारे पास वो उसी कार्बन से डबल बॉन्ड वाली कार्बन से जुड़ा हो तो विनाइलिक। और अगर वो बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ी है उसके साथ जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपके पास ये वाला ग्रुप दिया गया, देखो ये वाली हमारी डबल बॉन्ड की कार्बन इसे नेक्स्ट वाली कार्बन पे जुड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये OH है वो डबल बॉन्ड O में हो गया चेंज। ऐसे यहाँ पे देखो दो OH हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, MnO2 दिया गया है तो आपको बताना ये कि कौन से का ऑक्सीडेशन करोगे। तो हमने बताया कि MnO2 है ना वो तो एनाइलिक वाले का करेगा, तो इस नीचे वाले का करेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट है वो नहीं डालेगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो टेस्ट आ गए हमारे यहाँ से कि लुकास टेस्ट क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। तो इनको जल्दी जल्दी करेंगे। देखो अभी है ना टाइम, वो रात के 9 बज चुके हैं। लुकास टेस्ट, तो लुकास टेस्ट में क्या होता है, देखो लुकास टेस्ट में होता है हम लेते हैं अल्कोहल्स के लिए होता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या कि लुकास टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, हम अल्कोहल्स के लिए यूज करते हैं। लेते क्या है हम यहाँ पे ZnCl2 लेते हैं और HCl लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे आपको मिलेगी क्लाउडनेस, टर्बिडिटी। तो आपको यहाँ पे वो नहीं बोलते धुंधले, वो क्या बोलते झाग, उस टाइप की आपकी टर्बिडिटी मिलेगी। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास एक है प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है टर्सरी अल्कोहल। तो जब हम यहाँ पे टर्सरी में ये वाला रिएजेंट डालेंगे ना तो एकदम से ही आपको झाग देखने को मिलेंगे। अगर सेकेंडरी में डालेंगे तो 5 से 10 मिनट में झाग देखने को मिलेंगे, टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। अगर प्राइमरी में डाल दिया तो उसको आपको 30 मिनट लगेंगे या 1 घंटा भी लग सकता है। तो हमने ले लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जिसमें डालते ही झाग मिले इट मीन्स क्या वो टर्सरी है, टर्बिडिटी मिली। अगर 10-5 मिनट के बाद मिली तो इसका मतलब क्या है वो सेकेंडरी है। अगर 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम में मिली तो हमने इसका मतलब वो है प्राइमरी। तो ऐसे हम लुकास टेस्ट में इनको अलग अलग करते हैं। तो क्या चीजें याद रखोगे इसमें, यूज क्या होता है, किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए यूज होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में, क्योंकि टर्बिडिटी है वो सबसे जल्दी किसमें दिखेगी, टर्सरी अल्कोहल में दिखेगी। उसके बाद जो सेकंड है वो भी विक्टर मेयर टेस्ट, वो भी किसके लिए होता है, अल्कोहल को। इसका आपने याद रखना कि विक्टर मेयर टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, RBC। RBC क्या, आर रेड ब्लू एंड कलरलेस, रेड ब्लू एंड कलरलेस। तो सबसे पहला काम, विक्टर मेयर टेस्ट को आप क्या बोलते हो, RBC। RBC टेस्ट मींस रेड ब्लू और कलरलेस टेस्ट। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे आपको मिलेगा तो वो रेड दिखेगा, सेकेंडरी मिलेगा तो वो ब्लू दिखेगा और टर्सरी मिलेगा तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा तो वो कलरलेस मिलेगा। यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं कौन से करते हैं, HI AgNO2 KOH NOH, वो वाले रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या होगा, प्राइमरी होगा तो रेड कलर मिलेगा, सेकेंडरी होगा तो ब्लू मिलेगा और टर्सरी होगा तो आपको कलरलेस मिलेगा। रिएजेंट हम कौन से यूज करेंगे, HI AgNO2 KOH NOH है वो वाले रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, टोलेंस रिएजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट में हम क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे लेते हैं हम AgNO3 और NH4OH लेते हैं। क्या, AgNO3 और NH4OH लेते हैं, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट में हम लेते हैं AgNO3 और NH4OH। तो टोलेंस रिएजेंट में किसके लिए यूज करते हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे हम कि अगर हमने यहाँ से एल्डिहाइड लिया है ना तो वो टोलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कीटोन लिया है तो वो टोलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक फ्लास्क एल्डिहाइड का है और एक कीटोन का है, वहां पे हम डालेंगे टोलेंस रिएजेंट। तो अगर वो एल्डिहाइड होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कीटोन होगा तो ऑक्सीडाइज वो नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे आपने देखना, जैसे ये एल्डिहाइड है तो इसके साथ रिएक्शन करके ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे आपको सिल्वर के पिपेटे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हम पता लगाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो क्या याद रखोगे, टोलेंस रिएजेंट का दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें होता क्या क्या है, AgNO3 NH4OH होता है।
तो एल्डिहाइड इसमें रिएक्शन देते हैं, कीटोन इसमें रिएक्शन है वो नहीं देते हैं। तो ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है, फेलिंग ए और फेलिंग बी का नाम ही पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना, फेलिंग ए क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग बी होता है रोसेल साल्ट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट इसका नाम होता है। तो फेलिंग ए कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी रोसेल साल्ट होता है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला किसके लिए यूज होता है, फेलिंग वाला, ये होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक, एलिफेटिक में सिंगल चेन हो जाएगी और एरोमेटिक वहां पे रिंग बनी होगी। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वो ये वाले टेस्ट नहीं देते, और एलिफेटिक है वो टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो किसके लिए यूज होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ठीक है। एलिफेटिक रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक है वो रिएक्शन नहीं देंगे। इनके फॉर्मूले आपने याद में रखने हैं। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन बहुत फेमस है। देखो अब मैं इसका मैकेनिज्म तो नहीं बताऊंगी। तो आपने क्या देखना है कि जब भी आपसे N2 गैस वहां से इवोल्व होती दिखे तो N2 को निकाल देगा। सेंडमेयर हो गया, गेटरमैन हो गया, सीजी कपलिंग, सारी रिएक्शन इस पे बेस्ड होती है। तो क्या होता क्या है यहाँ पे देखो, जब भी आपको एमाइन दिखे, प्राइमरी एमाइन, NaNO2HCl से मिलके आपको HNO2 मिलेगा, तो वहां पे आपने क्या करना है, NH2 को सीधे N2 प्लस में चेंज कर देना। मैकेनिज्म मैं अब नहीं बताऊंगी, देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या लेते हैं, आपको कॉपर का कोई साल्ट मिलेगा और साथ में एसिड मिलेगा। जिस भी मेटल, जिस जो भी हम एसिड लेंगे ना, जो भी एसिड में हमारा एनायन होगा उसी का साल्ट लेंगे। तो ये हमने CuCl2 लिया है, HCl लिया। अगर आप यहाँ पे CuBr2 लोगे तो यहाँ पे आपने HBr लेना पड़ेगा। अगर CuCN लोगे तो यहाँ पे आपको KCN लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका भी जो भी हमने यहाँ पे एसिड लिया है ना, तो उसी वाली में उसी जो एनायन होगा उसी का साल्ट लेना, आपने ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकलेगी और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। उसके बाद गेटरमैन और गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल ऐसी ही रिएक्शन है, लेकिन वहां पे हमने लिया था क्या, उसका साल्ट लिया था। तो इस छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम सिंपल मेटल ले रहे हैं, यहाँ पे हम मेटल ले रहे हैं, वहां पे हमने मेटल का साल्ट लिया था। अगर मेटल का साल्ट लोगे तो आप क्या हो जाएगी, सेंडमेयर रिएक्शन। और जैसे ऐसे याद रखो आप, गटर, गटर में क्या होता है, गटर में कोई नहीं होता, अकेला ही जाएगा तो अकेली मेटल ही रहेगी। गटर में कौन जाना पसंद करेगा, तो गटर में अकेली मेटल रहेगी। और अगर मेटल का साल्ट हो गया तो वो सेंडमेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये वाला भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि अगर CO है, HCl है, तो वहां पे आपको क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड मिलेगा। और इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। कि अगर बेंजीन है उस पे आपको CO मिला, HCl मिला, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, बेंजा एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद सीजी रिएक्शन है। सीजी जैसे हमने फिंकरस्टीन में देखा, किस पे जोर जा रहा था, आई पे, ऐसे CG। तो इसमें भी आई पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, KI हम लेंगे, आयोडीन के लिए ही यूज होगी। उसके बाद है ये वाली रिएक्शन, अब तक पूछी तो नहीं गई है, फिर भी आप याद रख लेना। देखो बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन, ये HbF4 में होती है। अगर HbF4 डोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको F नेगेटिव मिलेगा, Ni, तो यहाँ पे N2 जाएगी तो F लग जाएगा, N2BF3 निकल जाएंगे। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन होती है इसी के साथ, एक तो हमने ले लिया फिनोल और एक हमने ले लिया एनिलीन। बेंजीन पे NH2 हम बोलते हैं एनिलीन। तो ये वाली दोनों रिएक्शन आपने याद रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप फिनोल के साथ लोगे ना, तो फिनोल के साथ आपको एजोडाई मिलेगी, याद रखना। ये ऑरेंज कलर होता है, एजा हम बोलते हैं जब दो नाइट्रोजन का लिंकेज हो। तो जो हम फिनोल लेंगे, इसका कलर याद रखना, फिनोल लेंगे तो आपको मिलेगा ऑरेंज कलर, और एनिलीन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे येलो कलर, एनिलीन। एल आता है ना, एल से ये देख लेना, येलो में भी एल आता है, एनिलीन में भी एल आता है, जैसे एल तो फिनोल में भी आ गया। फिर देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना इसको। फिनोल, फिनोल में एन याद रख लेना। फिर एन से क्या आएगा, ऑरेंज में एन आता है, येलो में एन नहीं आता। दो ही कलर है, ऑरेंज और येलो। तो फिनोल में एन आता है तो ऑरेंज में भी एन आता है, और इसमें येलो होता है, जैसे एनिलीन हो गया, इसमें एल आता है तो येलो हो गया। कैसे भी करके याद रख लेना। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होगा, यहाँ से देखो H को रिप्लेस करके ये N आएगा, तो ये मींस क्या, इलेक्ट्रोफाइल ने आके H को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का एग्जांपल होती है। उसके बाद ये दो रिएक्शन होती है, ये भी आपने याद रखनी है। ये तो मैंने मैकेनिज्म भी करवाए हैं जब ये यूनिट पढ़ाई है, तो इनको अब तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी। देखो ये तो नेमिंग रिएक्शन है। रेमन टेमन रिएक्शन क्या होती है, कि जब आप फिनोल लेते हो और CHCl3 और बेस की प्रेजेंस में लेते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। कोलबे में आपको क्या मिलता है, इसकी फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एसिड मिलता है। तो याद रखना, मैकेनिज्म मैंने आपको करवाए हुए हैं, लेकिन वापस से अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट भर भर के भेजनी है।
अदरवाइज तो नहीं आएगी फिर। अगर कमेंट भर भर के भेजोगे ना तो ये आपको मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मिलेगा। वैसे मैंने जो यूनिट वाइज करवाए हुए हैं ना तो उसमें सारा कुछ समझाया हुआ है। उसके बाद क्या है, रेमन टेमन में क्या है, क्या क्या याद रखोगे कि जब फिनोल लेते हो, CHCl3 लेते हो, KOH, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, और कोल्बे रिएक्शन में आपको एसिड मिलेगा फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ पे एक चीज क्या याद रखोगे रेमन टेमन में, देखो जैसे यहाँ पे CHCl3 है तो हमने बेस लिया, तो वो बेस लिया तो H प्लस यहाँ से निकाल देगा, तो यहाँ पे मिल गया हमें CCl3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये Cl नेगेटिव, तो Cl निकला तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, CCl की कार्बिन बना लेते हैं। तो अगर रेमन टेमन में पूछ ले कि इंटरमीडिएट क्या होगा तो आपका एक कार्बिन होगा, ठीक है। और कार्बिन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस वाली चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये हो जाएगा हमारे पास कि ये हमें रेमन टेमन में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और कोल्बे में मिलेगा एसिड। ये हमने देख लिया कि फिनोल को जिंक डस्ट में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन। और यहाँ से देखो फिनोल को जिंक मिला डाला हमने, एल्डिहाइड को कुछ नहीं कहेगा, ये फिनोल को रिडक्शन कर देगा। उसके बाद है HVZ रिएक्शन, हैज, ये भी पूछा गया बहुत बार, हेल वोल्हार्ड जिंक्स की रिएक्शन। बस आपने यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे Cl2 मिल जाए रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपने जो भी एसिडिक ग्रुप होगा ना उसकी अल्फा पोजीशन पे H को हटा के हेलोजन लगा देना है। क्या, एसिडिक ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे H को हटा के हेलोजन लगा देना है, तो CH C डबल बॉन्ड OH। अब आप ये मत पूछना कि इतनी रिएक्शन कैसे याद करोगे, देखो बार बार इनको पढ़ोगे ना तब याद होंगे, मैंने सारे याद की हुई है ये। उसके बाद है बेंजोइन कंडेंसेशन, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि इसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो वाली कंडीशन आपको इसमें चाहिए होती है कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, जो भी हम एल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अल्फा पे देखो ये हमारा कीटोनिक, इसका मैकेनिज्म भी मैंने समझाया हुआ है। अल्फा पे हाइड्रोक्सी और आपको कीटोन मिलेगा, तो देखो कीटोन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग से नाम से पता चल रहा है, देखो इनको आपने अच्छे से याद रखना। ये क्या करेंगे ना, चाहे इनके सामने कुछ आ जाए उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे बेंजीन पे CH3 लगा था, बस इनको इनकी कंडीशन ये है कि इस वाले ग्रुप के साथ आपके पास H होना चाहिए। कंडीशन क्या है, H होना चाहिए, अगर H नहीं है तो नहीं होगा ऑक्सीडेशन, अदरवाइज हो जाएगा। जैसे ये था बेंजीन के ऊपर CH3 है तो 3H है, देखो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा एसिड में चला जाएगा। CH2 है तो भी कंप्लीट होके ऑक्सीडाइज एसिड में चला जाएगा। उसके बाद एक H है इसके पास और ये इसको हम बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्यूमीन। तो ये क्या करेगा आपका, ये भी आपका किस में हो जाएगा, कन्वर्ट होके हमारे पास एसिड में चला जाएगा। ये वाला एक्सेप्शन है बस कि अगर यहाँ पे आपको C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाए तो वो भी किस में चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। अदरवाइज तो यहाँ पे H की कंडीशन है वो मैंडेटरी है। अब यहाँ पे हमने लिया तो यहाँ पे भी H है, इसको हम बोलते हैं स्टाइरिन। तो ये कुछ नाम है, ये भी आपने याद रखने हैं, कौन से एक बार बताऊं मैं। ये स्टाइरिन है कि बेंजीन पे CH2 लगा हो तो स्टाइरिन बोलते हैं इसको। अब ऐसे यहाँ पे अगर बेंजीन पे CH3 लगा तो इसको क्यूमीन बोलते हैं। अगर नाम दे दिया ना फिर वहां पे पजल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो CH2OH था तो इसको भी क्या करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये मिला देगा, यहाँ पे भी COOH और यहाँ पे भी COOH। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। तो ये कुछ भी मिल जाए इसको सारा ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये हो गया थैलिक एसिड, या इसको आप लिप्टल बोल सकते हो। और ये अगर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो थैलिक एसिड, और अगर उस पे अपोजिट पोजीशन पे है तो टेरिथैलिक एसिड। तो यहाँ से देखो कि MnO4 के यूज बताए गए कि अगर यहाँ पे देखो यहाँ से इसको भी हटाएगा, यहाँ पे भी COOH लगा देगा और इसको भी हटाएगा COOH लगा देगा। तो इनको आपने याद रखना है। उसके बाद P2O5 क्या करेगा, यहाँ से OH और H को हटा देगा और आपको एसिडिक थैलिक एनहाइड्राइड है वो मिल जाएगा। ऐसे ही P2O5 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, आपका एमाइड को किसमें बदल देगा, यहाँ पे साइनाइड में बदल देगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन के लिए कि अगर हमारे पास बेंजीन में V2O5 हम डालेंगे तो यहाँ से आपको फिनोल मिलेगा। देखो ये तो याद करने वाली चीज है, एक दो बार पढ़ोगे, पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि V2O5 डालोगे तो फिनोल मिल गया, और अगर टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया तो आपको मैलिक एनहाइड्राइड वो मिलेगा। एक ये वाली रिएक्शन याद रख लेना, बस बहुत बार आती है कि जब भी आपको बेंजीन पे CH3 मिलेगा, मीन्स क्या, टोल्यून मिलेगा। क्वेश्चन इतनी बार आया हिटाइड रिएक्शन पे, टोल्यून मिलेगा, CrO2 Cl2 मिलेगा, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेंजा एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन भी आपने याद रखनी है। तो देखो जल्दी जल्दी मैंने करवाई है ये क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी मैकेनिज्म
अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगी अगर कमेंट पॉजिटिव मिले तो। और वह नहीं तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बनाए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर देख लेना। एक चीज को बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी अगर आपके कमेंट पॉजिटिव रहे तो। नहीं तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।